नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो हमने पहले मौर्य वंश के बारे में बात करी थी तो उसमें हमने राजाओं के बारे में पढ़ा, उनसे जुड़े हुए जो उनके महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनके महत्वपूर्ण कार्य थे, उनको हमने वहाँ पर पढ़ा था। आज हमारा मौर्य काल का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मौर्य शासन प्रशासन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर रखे हैं ताकि इस टॉपिक से हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे और ये पूरा टॉपिक जो मौर्य साम्राज्य है ये हमारा खत्म हो जाएगा और आपके सभी प्रश्न यहाँ से बनने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में। तो जो मौर्य प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हें आमत्य कहा जाता था। तो पूछा जा सकता है कि मौर्य प्रशासन व्यवस्था में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको क्या कहते थे? आमत्य। मंत्री परिषद बनी होती थी इनको मिलाकर, ठीक है। बहुत सारे आमत्य होते थे, संख्या इनकी कभी 12 होती थी, 16 होती थी, 20 होती थी और इन्हीं को मिलाकर बनती थी मंत्री परिषद, जिसका सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता था? वो होता था प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को आमत्य कहते थे और इनका जो प्रमुख होता था वो प्रधानमंत्री होता था। अगर हम बात करें शीर्षस्थ अधिकारियों की तो इनकी भी यहाँ पे संख्या बताई गई है अर्थशास्त्र के अंदर कि इनकी संख्या 18 होती थी। इन्हें तीर्थ कहा जाता था। अलग अलग विभागों में जो विभाग अध्यक्ष बनाए जाते थे उन्हीं को तीर्थ कहा जाता था, इन्हीं को महामात्र भी कहा जाता था। तो प्रश्न बनता है मौर्य काल में जो शीर्षस्थ अधिकारी होते, जो टॉप लेवल के अधिकारी होते थे उनको क्या कहते थे? उन्हें तीर्थ कहते थे, उन्हें महामात्र कहते थे या विभाग अध्यक्ष कहते थे। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 18। ये आपको याद करना है, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थों की संख्या कितनी है? तो वो है 18, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मौर्य काल था वो मौर्य काल प्रांतों में विभाजित था और उस समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो पूछा जाता है मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहते थे? तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था और पूरा मौर्य साम्राज्य उस समय 5 प्रांतों में विभाजित था। कौन कौन से 5 प्रांत थे? तो ये थे, एक था उत्तरापंत, दूसरा था दक्षिणापंत, तीसरा पराशी, अवंती और कलिंग। इन 5 प्रांतों में विभाजित था पूरा मौर्य साम्राज्य। इनकी राजधानी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तरापंत की राजधानी तक्षशिला में थी, दक्षिणापंथ की राजधानी स्वर्णगिरी में थी, जो पूर्वी पंथ था या पराशी था वह उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और पूरे मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो भी पाटलिपुत्र थी। अवंती की राजधानी की बात करें तो उज्जैनी थी और पूछा जाता है राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का ही राज्यपाल था। तौसली कहाँ की राजधानी थी? कलिंग की राजधानी थी। तो आपको ये आखिर की जो 2 हैं ये याद रखनी है, ठीक है। इनके जो शासन होते थे, चक्रों के ये जो प्रांत होते थे, इनके शासन कौन होते थे? शासक राष्ट्रिक या आर्यपुत्र, यानी कि जो राजा का पुत्र होता था वही यहाँ पे शासन करते थे ताकि उनको कुछ एक्सपीरियंस मिल सके राजा बनने से पहले, ठीक है। जिस प्रकार अशोक अवंती में राज कर रहा था। प्रांत विषय में विभाजित थे। जिस प्रकार जो पहले प्रांत थे, राजा था, पूरा साम्राज्य वो प्रांतों में विभाजित था, फिर प्रांतों को छोटे छोटे विषयों में बांटा गया था, ठीक है। और विषयों को क्या कहा गया है? तो विषयों को यहाँ पर जो विषयों के शासक होते थे उन्हें विषयपति कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी इकाई क्या थी? देश था। देश प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांत विषय में बटे हुए थे। प्रशासन की अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका जो मुख्य होता था वो ग्रामिक कहलाता था। तो मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम, मुख्य ग्रामिक। और 10 गांवों का एक समूह मिलाकर 10 गांवों के समूह का जो प्रमुख होता था उसे गोप कहा जाता था। यानी कि 10 गांवों के ऊपर एक कंट्रोल करेगा कौन? गोप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य शासन में गुप्तचरों की भी वहां पे व्यवस्था की गई है। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र के अंदर गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो पूछा जा सकता है क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक वह जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते थे, जासूसी करते थे, उनको संस्था कहा गया है। और जो घूम घूम कर जासूसी करते थे उन्हें संचार कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि मौर्य काल में एक स्थान पर रहकर जासूसी करने वालों को क्या कहा गया है? संस्था। और घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर जाकर उनको संचार कहा गया है। सेना की अगर हम बात करें तो सेना उस समय पैदल भी थी, हाथी, घुड़सवार, रथ, 4 प्रकार की सेनाएं उनके पास थी उस समय मौर्य काल में। सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो सेनापति होता था। पूछा जाता है मौर्य काल में सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति। युद्ध में नेतृत्व करने वाले को क्या कहा जाता था? तो युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। रख रखाव के लिए, सेना के रख रखाव के लिए
6 समितियां बनाई गई थी, हर समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे। ये किसने कहा है? ये कहा है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो 6 समितियां बनाई गई थी 5-5 सदस्यों की, यानी कि 30 सदस्य एक दल था जो कि सेना का रखरखाव करता था। ठीक है। अगर हम न्यायालयों की बात करें तो उस समय न्यायालय भी थे। 2 प्रकार के न्यायालय वहाँ पर मिलते हैं। देखिए, कंठक शोधन करके जो न्यायालय था यह फौजदारी मामलों के लिए था, और धर्मस्थीय जो न्यायालय था यह दीवानी न्यायालयों के लिए यहाँ पे स्थित था। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। यानी कि अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा जो हमारा दीवानी मामले हैं, धर्मस्थीय मामले हैं वहाँ पर। और कंठक शोधन में कौन से मामले जाएंगे? जैसे हत्या वगैरह के मामले जो हैं वो फौजदारी में जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दीवानी मामलों के लिए कौन सा न्यायालय था? तो दीवानियों के लिए था धर्मस्थीय, और फौजदारी के लिए कंठक शोधन। तो 2 प्रकार के न्यायालय मौर्य शासन में मिलते हैं। इसके अलावा जनपद न्यायाधीश को उस समय क्या कहा जाता था? जो जनपद का न्यायाधीश होता था उसे राजूक कहा जाता था, ये भी याद करना है। अगला है सरकारी भूमि को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? सीता भूमि कहते थे। अगर हम समाज की बात करें तो मौर्य काल में जो समाज था उसके बारे में भी बताया गया है। चाणक्य ने भी बताया है और मेगास्थनीज ने भी बताया है। चाणक्य ने मौर्य काल के समाज को बताया कि उस समय समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। तो इन 4 वर्गों में बटा हुआ था मौर्य समाज, ये कहा है चाणक्य ने। लेकिन जो चाणक्य के ही समकालीन था मेगास्थनीज, इसने कहा कि जो मौर्य समाज था वो 7 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ग थे? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो 7 वर्गों में बटा हुआ था पूरा मौर्य समाज। यहां से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला, मौर्य समाज को 4 वर्गों में किसने बांटा है? चाणक्य ने। और मेगास्थनीज ने कितने वर्गों में बांटा है? मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में बांटा है। ठीक है, चाणक्य ने जो समाज को बांटा वो जाति के आधार पर बांटा, जबकि मेगास्थनीज ने इसे कार्यों के आधार पर बांटा था। तो पूछा जाता है मेगास्थनीज ने कितने वर्गों में बांटा समाज को? 7 वर्गों में बांटा। अगर हम दास प्रथा की बात करें तो चाणक्य के अनुसार मौर्य समाज में दास प्रथा नहीं थी। चाणक्य के अनुसार दास प्रथा वहां पे नहीं थी, जबकि मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा वहां पर थी। ठीक है, इसको उल्टा कर देना, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया इसको। चाणक्य के अनुसार दास प्रथा मौर्य समाज में थी। ठीक है, चाणक्य कहते थे कि मौर्य समाज में दास प्रथा है, लेकिन मेगास्थनीज ये नहीं मानते थे। मेगास्थनीज का मानना था कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, इसको सही कर देना। वैश्यवृत्ति वाली महिलाएं, तो उन महिलाओं को उस समय रूप जीवा कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रूपा जीवा इनको कहा जाता था। अगर हम मौर्य समाज के अर्थव्यवस्था की बात करें तो मौर्य समाज की अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि था। ठीक है, इनका जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। इनका जो प्रमुख बंदरगाह था वो भड़ोच था। और जो उस समय टैक्स लगता था राजा के द्वारा कृषि के लिए, उस समय 1/6 या कभी 1/4 टैक्स लगाया जाता था। लेकिन जो इस टैक्स की चोरी करता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार पर 1/10 कर लगाया जाता था, लेकिन टैक्स चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। तो प्रश्न बन सकता है कि मौर्य काल में कर चोरी करने वाले को क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड वहां पे दिया जाता था। ठीक है, अगर पूछेगा मौर्य काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था तो वस्त्र उद्योग था। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है, इनको यहाँ पर देख लेते हैं। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है? तो वह है जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। यह रुद्रादमन का है जो कि शक शासक है, तो उसका ये एक अभिलेख है और यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो जो हमने पिछले वाले वीडियो में बात करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो वहीं पे हमने पढ़ा था यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। यूनानियों ने मौर्य को क्या कहा है? तो यूनानी यानी कि जो जस्टिन था उसी ने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो उन्होंने सेंट्रोकोट्स कहा था। बाद में विलियम जोन्स ने आकर जो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करी और उसी ने बताया कि ये सेंट्रोकोट्स कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किन तमिल ग्रंथों से मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण विजय की जानकारी है वो मिलती है हमें 2 तमिल ग्रंथ हैं, एक है अहना नुरु और एक है पुरना नुरु। तो 2 ये तमिल ग्रंथ हैं जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी मिलती है।
अगला है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील जिसका बाद में जाके भारतीय इतिहास में कई सारे शासकों ने पुनरुद्धार करवाया, तो इसका जो मूल निर्माण करवाया था वो मौर्य काल में होता है। तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था। तो मौर्य जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से कहता था। ठीक है। चाणक्य ने कितने मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया था। तो चाणक्य ने कुल मिलाकर 3 मौर्य राजाओं का संचालन किया था। ठीक है, उनके शासन का। चंद्रगुप्त मौर्य का किया, उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार का किया और कुछ हद तक अशोक का भी किया। बाद में मौर्य जब उसकी मृत्यु हो जाती है चाणक्य की, फिर अशोक का एक नया प्रधानमंत्री बनता है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। उसका नाम क्या था, राधा गुप्त। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चाणक्य हो सकता है शुरुआत में रहा हो अशोक के शासनकाल में, फिर उसकी मृत्यु हो गई हो और फिर दूसरा उसका प्रधानमंत्री कौन बना, राधा गुप्त। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए उस समय जो कलिंग था, यह कलिंग हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अगला है अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। अशोक की जो कर नीति की जानकारी मिलती है वो रुम्नीदेही अभिलेख से मिलती है। अशोक ने किस स्थान को धार्मिक करों से मुक्त रखा हुआ था। तो धार्मिक टैक्स जो भी लगाए जाते थे वो सभी टैक्स फ्री कर दिया था लुम्बिनी गाँव में। लुम्बिनी गाँव में ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। अगला है अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। तो ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया अशोक का जो अभिलेख है वो है कांधार अभिलेख। अशोक ने के किस स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है। तो अशोक का जो इलाहाबाद का जो लेख है उसी को रानी का लेख भी कहा जाता है, जिसको कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है। मौर्य वंश का राज्य चिन्ह क्या था। तो मौर्य वंश का जो राज्य चिन्ह था वो था मोर। ऐसी कृषि भूमि को क्या कहा जाता था जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी फसल होती थी। तो उसे अदेव मात्रक कहा जाता था मौर्य काल में। ठीक है, ऐसी भूमि जहाँ पे बिना बारिश के भी अच्छी कृषि होती थी उसे ये कहते थे। ठीक है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सेना के रख रखाव के लिए 6 समिति बनाई गई थी 5 सदस्यीय। ठीक है। तो एक और चीज़ ध्यान रखना कि नगर प्रशासन के लिए भी ऐसी ही एक समिति बनाई गई थी, वही नगर प्रशासन वहाँ पर देखती थी। तो ये दोनों बातें आपको याद करनी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मौर्य साम्राज्य था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आपने यहाँ पे सारे फैक्ट यहाँ पे मैंने आपको बताए, अलग अलग सोर्सेज से मैंने इनको कलेक्ट किया और सबको एक लेकर एक कहानी के तौर पर मैंने आपको ये बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।